हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो कलरफुल होली को और भी कलरफुल बनाएंगे रियलिटी किचन की स्वीटनेस के साथ। जी हाँ, मेरी ये ट्राइड टेस्टेड क्विक इजी एंड अमेजिंग होली स्पेशल रेसिपीज आपके त्योहार का मजा दुगना कर देंगी। तो आटे के गुलाब जामुन से शुरुआत करते हैं। गुलाब जामुन बनाने में अक्सर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। इस तरह से गुलाब जामुन की स्किन निकलती हुई दिखती है, या फिर इस तरह से चपटे हो जाते हैं, या फिर इस तरह से ऊपर से दिखने में तो बहुत शाइनी होते हैं पर अंदर से बहुत हार्ड होते हैं। परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले हम गलतियां भी डिस्कस करेंगे और फिर इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ उनका सोल्यूशन भी जानेंगे इस वीडियो में। अंदर तक चाशनी से भरे हुए सुपर सॉफ्ट और जालीदार गुलाब जामुन बनाते हैं। चलो, इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप गेहूं का आटा लेते हैं और इसे छान लेते हैं। क्योंकि हम गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं तो हमें इसे एयरी और फ्लफी बनाना है, इसीलिए छानना बहुत जरूरी है। अब हम भारी तले की एक कढ़ाई में 1 टीस्पून देसी घी लेते हैं और उसमें छना हुआ आटा डालकर अच्छे से मीडियम हीट पर चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। कंटिन्यूसली चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गेहूं का आटा काफ़ी पतला होता है और इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छने हुए आटे में लम्स भी नहीं पड़ते हैं और रोस्ट करना भी इजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा कलर चेंज हो जाए। रोस्ट होने के बाद आटा इस तरह से वेट में लाइट हो जाता है। अब उसे किसी बोल या किसी थाली में डालकर हम इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और इन द मीन टाइम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 1.5 कप पानी लिया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए होती है। हाई हीट पर एक बॉयल आने के बाद अच्छे से चला देंगे। इस तरह से हाई हीट पर 3-4 बॉयल मैंने दिलवा दिए हैं। चीनी मैली होने की वजह से कई बार चाशनी भी मैली बनती है, तो गुलाब जामुन में वो मैली चाशनी दिखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आपकी चीनी मैली है तो इस तरह से 1 टीस्पून दूध डाल दें और जो झाग ऊपर आएगी ना वो मैली होगी, उसे इस तरह से छन्नी से निकाल दें। मेरी चीनी एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ थी तो उसमें कोई भी मैल नहीं आई है, ये देखो। और मीडियम हीट पर सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमें पकाना है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ, एक्चुअली फ्लेवर और कलर दोनों के लिए। आप चाहो तो इसमें ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, पर केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गुलाब जामुन में। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसे हम अगर अपनी रेसिपी में यूज़ करते हैं ना तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये हमने घर पर बनाई है। इतनी गाढ़ी चाशनी काफ़ी है, मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब आटा भी ठंडा हो चुका है। आटे में 1 टीस्पून देसी घी ऐड करते हैं और ये मैंने इलायची एसेंस यूज़ किया है। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 2 टेबलस्पून घर की ही फ्रेश मलाई ली है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बस इसी तरह से परफेक्ट नाप का ध्यान रखेंगे ना तो आपके गुलाब जामुन भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। और बस जब ये आटा इस तरह से बाइंड होने लगे ना तो समझ लेना हमारा मिक्सचर परफेक्ट है। हाथ में इस तरह से लेकर बनाने पर इसकी बॉल बन भी रही है और ऐसे करने से टूट भी रही है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसे ध्यान से देखना। वैसे तो ये एक साइंस है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 1 टेबलस्पून घर की फ्रेश दही में 2 टेबलस्पून दूध मिलाना है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाना है। बेकिंग सोडा को इस तरह से फिंगर या नाइफ से फ्लैट करके लेना है। बेकिंग सोडा ज़्यादा होने से कढ़ाई में गुलाब जामुन फटने के चांसेस होते हैं। दही डालने से बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाता है। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी झाग भी आ गई है। नहीं, दही का टेस्ट गुलाब जामुन में बिल्कुल नहीं आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसे इस तरह से आटे के ऊपर पोर करके हल्के हाथों से गूंद लेना है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रेसिपी के सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके गुलाब जामुन भी एकदम परफेक्ट बने। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। ये नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, उबाल के ठंडा किया हुआ मीन्स। जी बिल्कुल, हमें इस डो को दूध से गूंदना है, पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है।
इस मिक्सचर को डालने के बाद मेरा आधा कप दूध लगा है, पर फ्लावर की क्वांटिटी, क्वालिटी, टेम्परेचर ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपका दूध थोड़ा कम या ज़्यादा भी लग सकता है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा इकट्ठे नहीं डालेंगे। बस ये ध्यान रखना कि हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे चपाती के लिए चाहिए होता है ना वैसे, लेकिन चपाती का फिर भी थोड़ा सा हार्ड होता है, हमें इसे काफ़ी सॉफ्ट बनाना है। इतना गूंदने के बाद हम डो को किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल लेते हैं और उसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड करके उसे अच्छे से मसल कर गूंदते हैं। ये जितना सॉफ्ट और लचीला होगा ना गुलाब जामुन, उतने ही परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन की बॉल्स बनाते हुए फिर उसमें क्रैक नहीं आएंगे। इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए हमें हाथों की हथेलियों का यूज करना है। ये देखो, इस तरह का आटा चाहिए। अब हम इसको शेप दे देते हैं और हम इसकी इक्वल छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं। छोटी या बड़ी जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। डो का एक पोर्शन लेके इस तरह से हाथ में टाइटली घुमाते हुए फ्लैट कर देंगे और इसके अंदर 2 डायमंड मिश्री स्टफ करते हैं और बिल्कुल चिकनी और क्रैक फ्री बॉल बना लेते हैं। ये आटे के गुलाब जामुन है ना, तो कई बार हो सकता है कि शुगर सिरप अंदर तक एब्जॉर्ब ना करें, तो हमने सेफर साइड से पहले से ही इसमें ये डायमंड मिश्री डाल दी है। अगर डायमंड मिश्री ना हो तो आप चीनी के कुछ दाने भी डाल सकते हो। अब हम एक भारी तले की कढ़ाई में सफिशिएंट ऑयल हीट करते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाने पर मैं ऑयल को इस तरह से चला लेती हूँ ताकि टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। और इसी आटे की एक छोटी सी बॉल डालते हैं। ये देखो, इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं और बहुत धीरे धीरे उठ के ऊपर आ रही है। बस इतना ही गरम तेल चाहिए हमें गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। इस बॉल को हम निकाल लेते हैं और जो हमने अभी एक बॉल बनाई थी ना गुलाब जामुन की डायमंड मिश्री स्टफ करके, उसे डालते हैं। इस तरह से ऑयल को हम थोड़ा सा हिला सकते हैं, लेकिन हमने गुलाब जामुन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है स्टार्टिंग के 1 मिनट तक। आप देख रहे हो गुलाब जामुन तेल में पूरा डूब चुका है। इसकी वजह से गुलाब जामुन में कलर एकदम इवन आएगा। कढ़ाई में तेल सफिशिएंट है और गुलाब जामुन अच्छे से डीप फ्राई हो रहा है और फटा भी नहीं है। इसका मतलब है अब हम बाकी के गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करते हुए चपटे हो जाते हैं और इवन कलर भी नहीं आता है, क्योंकि हम ऐसा बर्तन लेते हैं फ्राई करने के लिए और उसमें तेल यहाँ तक फिल करते हैं। बर्तन के तले पर गुलाब जामुन टकराते ही चपटा हो जाता है। अगर हम तेल ऊपर तक भी लेंगे ना, तो भी इस तले पे टकराते ही गुलाब जामुन चपटा हो जाएगा। इसीलिए गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैं भारी तले की डीप कढ़ाई ही रिकमेंड करूंगी। एक गुलाब जामुन हमने फ्राई करके देख लिया है, वो परफेक्ट निकला है। अब हम इसी तरह से बाकी के सभी गुलाब जामुन बना लेते हैं। अगर हम इस तरह से छोटे छोटे गुलाब जामुन बना रहे हैं तो उसमें 1 डायमंड मिश्री फिल करेंगे, छोटे में 1 और बड़े में 2। गुलाब जामुन को सूखने नहीं देना है, हम उसे ढक देते हैं। तेल को दोबारा से गर्म करके एक एक करके हम सारे गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। स्टार्टिंग के 1 मिनट तक हमें बिल्कुल टच नहीं करना है और उसके बाद इस तरह से जो ऊपर झाग आ रही है ना, उसको इवन करना है, सो दैट टेम्परेचर पूरी कढ़ाई में एक जैसे फैल जाए। और हल्के हाथों से अब हम गुलाब जामुन को अलट पलट कर देंगे। गुलाब जामुन लो से मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे। हाई हीट पर फ्राई करने पे अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से जल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन निकलने लगती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दो। डीप कढ़ाई और सफिशिएंट ऑयल की वजह से गुलाब जामुन में बहुत अच्छा सा कलर आया है। ये इस तरह से ऊपर हल्के हल्के फ्लोट करने लग गए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। बस 1 मिनट के लिए और डीप फ्राई कर लेती हूँ ताकि कलर और अच्छे से आ जाए और इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। वैसे तो गुलाब जामुन को कढ़ाई से निकालते ही स्ट्रेनर में डालकर रूम टेम्परेचर पर रखे हुए या ल्यूकवार्म शुगर सिरप में डाला जाता है, लेकिन क्योंकि ये आटे के गुलाब जामुन हैं तो हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अभी इसे थोड़ा सा कुक और करना है। अब हम शुगर सिरप की तरफ चलते हैं। उसमें ये कार्डेमम एसेंस मैंने ऐड किया है, आप चाहो तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। हीट ऑन करते हैं और गुलाब जामुन ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं। एक नाइस बॉयल आने की वेट करते हैं।
और एक नाइस बॉईल आने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। गुलाब जामुन का डो काफ़ी टाइट होने से उसमें मॉइस्चर कम होने की वजह से गुलाब जामुन बहुत शाइनी और ग्लॉसी बनते हैं और ऐसे गुलाब जामुन अंदर से डेंस्ड होते हैं। और अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इन्हें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी डीप बोल में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। आटे के गुलाब जामुन का सोकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है तो 4-5 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं एक साइड पर। और इतने लंबे इंतजार के बाद गुलाब जामुन रेडी हैं। ये बड़े वाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे ना, बड़े भी बनाए हैं मैंने, और बाकी छोटे वाले। पहले ये बड़े वाले चेक कर लेते हैं। देखो कितना अच्छे से रस भर गया है। सी और अब ये छोटे वाले। परफेक्ट, डायमंड मिश्री ने अपना काम कर दिया है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है तो मैं आटे के गुलाब जामुन अक्सर बनाती हूँ। हालांकि मावा के गुलाब जामुन से इनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये मावा के नहीं हैं, आटे के हैं। लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलता है कि ये आटे से बने हैं। इतने जूसी, इतने परफेक्ट। मैंने थोड़ा सा पिस्ता गार्निश किया है। आप चाहो तो कुछ भी गार्निश कर सकते हो या ऐसे प्लेन भी सर्व कर सकते हो। और मुझे कमेंट करके बताओ कि त्योहार के बाद आपके घर जो मिठाइयाँ बच जाती हैं उसका आप क्या करते हैं। केक बनाते हैं, रबड़ी फलूदा तो नहीं बनाते ना। त्योहार का मजा दुगना तिगना करने वाली यही है अगली रेसिपी। देखने में जितनी अट्रैक्टिव, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी। बिना किसी झंझट, बिना किसी मशीन के और बिना किसी रेडीमेड मिक्स के सिर्फ स्क्रैच से बनाएंगे आज हम ये इंस्टेंट रबड़ी फलूदा। और मज़े की बात तो ये है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्क्रैच से बना है। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने यहाँ शेयर कर दी है। हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम स्टील के भारी तले के बर्तन में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालकर फिर उसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेते हैं और इस दूध को हाई हीट पर एक नाइस बॉयल आने देते हैं। एक बॉयल आने पर दूध को इस तरह से अच्छे से चला देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देते हैं। और हाँ, ये लेडल दूध नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो दूध सारा का सारा बाहर निकल आएगा। अब हम 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून सब्जा के बीज लेते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू, सोकिंग टाइम एंड टेस्ट में अलग होने की वजह से सब्जा सीड्स चिया सीड्स से थोड़े अलग होते हैं। अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए फूलने के लिए एक साइड पर रख देते हैं। अब गोंद कतीरा और गोंद का डिफरेंस जान लेते हैं। ये देखो, ये रफ छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पत्थर जैसा गोंद कतीरा है। गोंद कतीरा से साइज में थोड़ी छोटी चमकदार ये गोंद है। सर्दियों में हम जिसके लड्डू बनाकर खाते हैं। इसमें ये येलो और ऑरेंज जैसी कुछ शेड्स मिक्स होती हैं। गोंद कतीरा प्रोटीन एंड फोलिक एसिड एनरिच्ड होता है। इसे भी पानी में भिगोकर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के लिए एक साइड पर रख देते हैं। गोंद कतीरा एक कूलिंग एजेंट है जो गर्मियों में हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। काजू और खरबूजे के बीज को दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। इतनी देर में देखो दूध में फिर से एक और बॉयल आ गया है। लेडल दूध में ही थी ना, इसीलिए दूध निकल कर बाहर नहीं आया। साइड स्क्रैप कर लेते हैं। साइड स्क्रैप करने से दूध की मलाई दूध में ही रहती है और रबड़ी नेचुरली गाढ़ी और मलाईदार बनती है। फिर से लेडल दूध में ही रखकर एक बॉयल और आने देते हैं। हीट मीडियम हाई ही रहेगी। इस स्टेज पर दूध के नीचे बर्तन से लगने के चांस नहीं होते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऐसा हम 3-4 बार तक या 15 मिनट तक करेंगे। ये मेरी ट्राइड रेसिपी है और न जाने कितनी बार मैंने इसे बनाया है। और ये कुछ बची हुई मिठाई है, इसे कोई नहीं खा रहा था, इसी का आज मैं रबड़ी फलूदा बनाऊंगी। वैसे तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर थोड़ी पुरानी होगी तो भी चलेगी। जब मिल्क की क्वांटिटी 3/4 रह जाए तभी ये बची हुई मिठाई हमने दूध में डालनी है और अच्छे से चला देना है। मिठाई डालने के बाद उबलते हुए दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम अपनी फ्लेम हाई कर सकते हैं। आप इस बची हुई मिठाई की जगह मावा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इस दूध को कंटिन्यूसली चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक कि ये जो लेफ्ट ओवर मिठाई हमने इसमें डाली थी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। अभी मिठाई अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हुई है, लेकिन दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है, इसीलिए हम हीट को फिर से मीडियम हाई कर देंगे। अगर हम हीट को हाई रखेंगे तो दूध बाहर निकल जाएगा। टोटल 30 और 35 मिनट्स में रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है।
दूध उबलते हुए बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बार इसमें लैडल नहीं रखी थी। मेरी डेली कुकिंग में मुझसे ऐसी मिस्टेक्स हमेशा होती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मिठाई अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। सी, आप दूध का टेक्सचर भी देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें वो काजू और जो खरबूजे के बीज वाला मिक्सचर था ना, वो ऐड करते हैं और साथ ही साथ शुगर फ्री की टैबलेट्स भी ऐड कर देते हैं। मेरी कोशिश है इस रबड़ी फलूदा को शुगर फ्री बनाने की। थोड़ा सा चला लेते हैं और 1 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट ऐड करते हैं। आप चाहो तो डेजिकेटेड कोकोनट की जगह ब्रेड क्रम्ब भी यूज कर सकते हो। अच्छे से चलाते रहेंगे। तो इंडियन मिठाइयों में कुछ मीठा होता है जिसे मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यही बची हुई मिठाइयाँ एज अ स्क्रैच यूज कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा स्वीटनेस के लिए इसमें शुगर फ्री की टैबलेट्स ही यूज की हैं। आप चाहें तो स्टीविया भी यूज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ट्राई किया है, अच्छी स्वीटनेस देता है। शुगर की क्वांटिटी मैं नहीं दे रही हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड करना। मीडियम हाई हीट पे 2-3 और अच्छे से बॉयल आने के बाद हम इसमें केसर के कुछ धागे ऐड करते हैं। आप चाहो तो केसर की जगह केसर बादाम मिल्क मिक्स भी ऐड कर सकते हो। 3 से 4 मिनट लगातार चलाने पर केसर अपना कलर छोड़ देगा। बढ़िया केसर की यही पहचान है कि वो जल्दी से अपना येलो कलर नहीं देता है। लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और कुक करेंगे। ये देखो, हमारी रबड़ी एकदम परफेक्ट थिकनेस तक पहुंच चुकी है। अगर हम फिंगर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपस में जॉइंट नहीं होती है। अब हम गैस बंद करते हैं और रबड़ी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। और अब सॉस पैन में कोई 4 कप पानी लेकर उसे एक नाइस बॉयल देते हैं और उसमें 1 कप वर्मिसेली बॉयल करते हैं। पहले हम हाई हीट पर कुक करेंगे, फिर हीट मीडियम हाई कर देंगे। क्योंकि ये इंस्टेंट रबड़ी फलूदा की रेसिपी है तो हम वर्मिसेली को एज अ फलूदा यूज करेंगे। अब हम हीट मीडियम हाई कर देते हैं। हीट मीडियम हाई करने के बाद इसको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं कुक होने में। इसे ओवर कुक नहीं करना है, ये देखिए, बस सिर्फ इतना ही कुक करना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी के सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वर्मिसेली को ड्रेन कर लेते हैं और एक बार टैप वाटर से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका फर्दर कुकिंग प्रोसेस रोकना है। उसके बाद ये काफ़ी क्रंची और वाइट लगे, उसके लिए मैंने इसे ठंडे पानी से भी धोया है। सी, वर्मिसेली का टेक्सचर। अब 2 चम्मच ठंडे दूध में 2 शुगर फ्री की टैबलेट्स क्रश करके मिक्स कर दी हैं और उसे वर्मिसेली पर पोर कर देते हैं। ये दूध नीचे जाकर बोल में अगर इकट्ठा भी हो जाता है इस तरह से तो चिंता की कोई बात नहीं। इससे हमारी वर्मिसेली मीठी भी रहेगी और मॉइस्ट भी रहेगी। ये देखो, ये रबड़ी रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडी हो गई है। अब ये ऐसी दिख रही है। अब हम इसे 1 घंटा फ्रिज में रख देंगे। और इलायची पाउडर की जगह मैं ये इलायची एसेंस यूज करती हूँ। रूम टेम्परेचर पे रबड़ी के ठंडा होने के बाद और फ्रिज में रखने से पहले हमने इलायची एसेंस रबड़ी में ऐड करना है। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये देखो, रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। गोंद कतीरा को चेक कर लेते हैं, अच्छे से फूल गया है। अगर आपको किसी स्टेज में लगे कि गोंद कतीरा अच्छे से फूला नहीं है, पानी कम रह गया है, तो आप उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लेना। सब्जा के बीज भी अच्छे से सोख हो गए हैं। देखो, सारी चीज़ें फ्रिज में रखकर एकदम ठंडी कर लेते हैं और इस तरह से एक गिलास में रबड़ी फलूदा असेंबल करते हैं। रोज सिरप से भी कई बार मैंने रबड़ी फलूदा असेंबल किया है, लेकिन पर्सनली मुझे रूह अफ़ज़ा ज़्यादा पसंद आता है। गार्निशिंग आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। बाकी की रबड़ी को हम फ्रीज करेंगे। ये तो था बहुत ही ऑर्डिनरी सा एक तरीका, और ये है दूसरा तरीका। इस तरह से मिट्टी के कुल्हड़ को रबड़ी से फिल कर देते हैं, चॉप्ड नट्स एंड टूटी फ्रूटी से गार्निश करते हैं, सिल्वर फॉइल से कवर करते हैं और 4-5 घंटे ये अच्छी तरह से चिल्ड होने तक फ्रिज में रख देते हैं। और ये तीसरा तरीका, इसमें मैंने ऐसे कुछ पेपर कप्स को फिल किया है रबड़ी से, सिल्वर फॉइल से कवर कर देते हैं, बीच में इस तरह से नाइफ से कट लगाकर एक लकड़ी की स्टिक डाल देते हैं
और इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था। और ये चौथा तरीका जो मेरा फेवरेट है, इस तरह से मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए हैं। इसमें भी रबड़ी ऊपर तक फिल कर देते हैं और इन्हें भी डीप फ्रीज़ कर देते हैं। मैंने ओवरनाइट डीप फ्रीज़ किया है। एक बार रबड़ी को फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के बाद ही अगर हम मोल्ड्स में डालकर डीप फ्रीज करते हैं तो उसमें आइस क्रिस्टल्स भी फॉर्म नहीं होंगे और कुल्फी एकदम मलाईदार बनेगी। ये देखो फ्रीजर से मैंने निकाल लिया है और इस तरह से सिलिकॉन मोल्ड्स को डीमोल्ड कर रही हूँ। इन्हें डीमोल्ड करना बहुत ही आसान होता है। डीप फ्रीज करने के बाद कुल्फी थोड़ा हार्ड हो जाती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक हम इसे डीमोल्ड करेंगे तब तक ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। पेपर कप को इस तरह से हाथ में थोड़ा सा घुमा लेते हैं और इस तरह से सीजर से कट लगा देते हैं। बहुत आराम से ये डीमोल्ड हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़े से केसर के धागे और थोड़े से चॉप्ड नट्स से गार्निश करते हैं। और अब सबसे पहले मैं इसकी एक बाइट लेने जा रही हूँ। वाओ, ये देखो कोई क्रिस्टल नहीं बने हैं ना और एकदम मलाईदार लग रही है। और ये देखिए रबड़ी, देखते ही खाने का मन हो रहा है ना। और ये मेरी खास प्लेटिंग की बारी है। अपने घर में रबड़ी फलूदा को मैं इस तरह से प्लेट करती हूँ। समर्स में मेरे घर गेस्ट आते हैं ना, तो समझो यही डेजर्ट है। जितनी देर में आप मेहमानों को सर्व करेंगे उतनी देर में ये मेल्ट हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब आप रबड़ी फलूदा खाने के लिए रेडी वाले भैया की वेट नहीं करेंगे, ना ही कभी मार्केट से मंगाएंगे। ये गारंटी है मेरी। फेसबुक पे रियलिटी किचन के नाम से मेरा पेज भी है और ग्रुप भी है। न्यू रेसिपीज के अपडेट के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी तरीकों में से रबड़ी फलूदा सर्व करने का मेरा कौन सा तरीका आपको ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। और अगर आपके रसगुल्ले चाशनी में बॉईल करते हुए फट जाते हैं तो आप ये अगली रेसिपी एंड तक जरूर देखना। इस रेसिपी में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी, आप बस उन टिप्स को फॉलो करते हुए रसगुल्ले बनाना। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये हलवाई जैसे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रसगुल्ले आपने घर पर बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें वो खुला हुआ मिल्क जो दूधिया देने आते हैं यूज नहीं करना है। मैंने यहाँ डबल टोन मिल्क लिया है। काव मिल्क में सूजी या मैदा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे हम बॉईल कर लेते हैं बिल्कुल ऊपर आने तक। अब इसे गैस से नीचे उतारकर 1 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून वाटर के सॉल्यूशन से धीरे धीरे डालते हुए और चलाते हुए कडल कर लेते हैं। 5 मिनट में सॉफ्ट छेना निकल आएगा और हल्का पीले रंग का पानी सेपरेट हो जाएगा। देखिए हमारा छेना तैयार हो गया है। अब हम इसे एक पतले किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और इमीडिएटली इसको ठंडे पानी से धो देते हैं, क्योंकि हमें वो विनेगर की सार स्मेल भी नहीं चाहिए और हमें इसका कुकिंग प्रोसेस भी स्टॉप करना है। और उसे इस तरह से छन्नी में 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, या फिर हम इसे कहीं हैंग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से छेना बन के तैयार हो जाएगा। इसे मैदा डाल के हम नीट कर लेते हैं। हमें नीट अपने हाथों से करना है, किसी मिक्सर या ग्राइंडर का यूज़ नहीं करना है। अपनी हथेली के लोअर पार्ट से इस तरह से नीट करना है। ये देखिए इस पार्ट से नीट करना है। 5 से 10 मिनट में ये छेना नीट हो जाएगा और एक स्मूथ डो बन जाएगा। आपके हैंड्स भी इस तरह से ग्रीसी हो जाएंगे। अब इसकी इक्वल 10 बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको हथेली के बीच में थोड़ा सा दबाते हुए इसको गोल करना है और फिर लेफ्ट हैंड की पाम और राइट हैंड की फिंगर से इसे इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। 30 सेकेंड्स लग जाते हैं एक बॉल बनाने में। अब 1 कप चीनी और 6 कप पानी लेकर हम चाशनी बना लेते हैं। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। जब पानी में बॉयल आ जाए तब एक एक करके बिल्कुल बीच में बॉल्स डालिए। और इस तरह से ढक दीजिए। हाई हीट पे करना है। रसगुल्ले हमेशा हाई हीट पर ही बनाए जाते हैं। 5 मिनट के बाद अब देखिए रसगुल्ले साइज में डबल हो गए हैं। अब इनको हल्के हाथों से आप पलट दीजिए।
ये स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही हल्के हाथों से पलटना है और फिर से कवर करके 5 मिनट्स तक और कुक कर लीजिए। पूरे 10 मिनट्स लग गए हैं रसगुल्लों को पकने में। अब हम एक छोटा सा वाटर टेस्ट कर लेते हैं। एक ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें रसगुल्ला डालते हैं। अगर वो सिंक करता है तो इट मीन्स रसगुल्ला रेडी है। अगर वो फ्लोट करता है तो भी 1-2 मिनट और पकाने की ज़रूरत है। ये टेस्ट आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप रसगुल्लों को ऐसे ही पतीले में छोड़ सकते हैं और जब वो रूम टेम्परेचर पे आए आप फ्रिज में ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो हलवाई यूज़ करते हैं। आप गरम गरम रसगुल्ले एक चिल्ड पानी के बाउल में निकाल लीजिए ताकि उनका साइज श्रिंक ना हो, और बची हुई चाशनी में एक मस्टर्ड सीड जितना सिट्रिक एसिड या 2 बूंद नींबू की रस डालकर गाढ़ा कर लीजिए। उस चाशनी को एक बोल में डालकर ठंडा कर लीजिए। अब चिल्ड पानी में डूबे हुए रसगुल्लों को हल्के हाथों से स्क्वीज़ करके चाशनी में डाल दीजिए, अच्छे से डिप कर दीजिए और फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि रसगुल्ले चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। ठंडे रसगुल्ले खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। 8 घंटे के बाद मैंने रसगुल्ले फ्रिज से निकाले हैं और देखिए इनको प्रेस कर रहे हैं और ये वापस अपनी शेप ले रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत परफेक्ट बने हैं। इसके अंदर की जाली देखिए। चाहें तो इस तरह से रोज पेटल्स लगा के गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। और अब आपने छेना बनाना तो सीख ही लिया है, तो क्यों ना लगे हाथ इंस्टेंट रसमलाई भी बना लें। ये केसर रसमलाई है लेकिन हम बिना केसर के बनाएंगे, देखते हैं कैसे। लेकिन बंगाली रसगुल्ले के लिए छेना बनाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में 1 किलो दूध लिया था। यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध का छेना बनाया है और इसकी 8 इक्वल्स बॉल बना के इस तरह से हाथ से फ्लैट करते हुए 8 डिस्क बना लेनी है। और अब भारी तले के एक चौड़े बर्तन में पानी और चीनी लेते हैं और ढककर हाई फ्लेम पर एक नाइस बॉयल देते हैं। क्वांटिटी मैंने सब चीज़ों की हर रेसिपी की स्टार्टिंग में ही दे दी है। बॉयल के बाद ढक्कन उतारकर सारी डिस्क एक एक करके इसमें डालनी है। सारी इकट्ठी नहीं डालनी है क्योंकि उससे उबलती हुई चाशनी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और ढक्कन लगाकर 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर कुक होने देंगे। और 10 मिनट्स के बाद इसे अनकवर करके सारी रसमलाई को इस तरह से हल्के हाथों से एक बार फ्लिप कर देंगे और 10 और मिनट्स के लिए हाई हीट पर ढककर इसी तरह से कुक होने देना है। लेकिन हाई हीट पर कुक करने से कई बार चाशनी गाढ़ी होने लग जाती है और रसमलाई में वो स्पॉन्ज नहीं आ पाता, तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 10 मिनट्स हाई हीट पर कुक करेंगे और टोटल 20 मिनट्स के बाद इसे वायर रैक पर निकालकर ठंडा होने देंगे। और अब बिना केसर के रसमलाई का मैजिक रस बनाएंगे। एक पतीले में मिल्क और मिल्क पाउडर दोनों लेते हैं और ये कॉम्प्लान का मैजिक इंग्रेडिएंट केसर बादाम ऐड करते हैं। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन गैस अभी ऑन नहीं है। अब शुगर एंड चॉप्ड नट्स ऐड करते हैं। थोड़े से गार्निश के लिए हम बचा लेंगे। इसे गैस पर चढ़ा देते हैं और अब इस दूध के मिक्सचर को अच्छे से हाई हीट पर बॉयल देते हैं। हाई हीट पे एक बॉयल आने के बाद हीट लो कर देते हैं और फिर 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। मिल्क पाउडर यूज करने की वजह से हमें इसे ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। इस रबड़ी को एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। रसमलाई का रस यानी कि रबड़ी और ये रसमलाई यानी कि वो डिस्क दोनों रूम टेम्परेचर पर जब अच्छे से ठंडे हो जाएं, तब रसमलाई को यानी कि उन डिस्क को इस तरह से निचोड़कर रबड़ी में डालेंगे। अब आप इस रसमलाई को फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करके सर्व करें। चाहें तो चॉप्ड नट जो हमने बचा कर रखे थे उनसे गार्निश करेंगे, ऑप्शनल है। थोड़ा सा ये पिस्ता का पाउडर मैंने डाला है। मार्केट से ज्यादा टेस्टी है ये। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह मेरी ये रेसिपीज भी बहुत पसंद आई होंगी। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।